क्या वाकई में मुसलमान इस बिल से नाराज़ है? हाँ, बिल्कुल नाराज़ है। वक़्फ़ का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कोई चीज़ मुसलमानों में के हिसाब से कहें तो उन्होंने अल्लाह के लिए दान कर दी। सरकार तो डरपोक और निकम्मी सरकार है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से चलन बढ़ गया है मॉब लिंचिंग का। मुझे बता दें किस बड़े आदमी की मॉब लिंचिंग हुई है? यही पसमानदा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग्स होती है। इन्हीं के घरों में बुलडोज़र चलते हैं। ईद पर तो जब जिस वक़्त में भगवाधारी कपड़े पहने हुए, तिलक लगाए हुए हमारे भाइयों ने नमाज़ियों के ऊपर जब फूल बरसाए हैं, उस वक़्त इनके कलेजों पे साँप लौट गए हैं कि ये क्या हो गया? अब तो हिंदू सच में जाग गया। अभी तक तो हम भ्रमित कर रहे थे लोगों को। देश के मुसलमानों ने अब ये ठान लिया है कि ऐसे किसी भी बहरूपियों को के साथ नहीं जाना है। इन्होंने हमें जिस तरीके से सदन में पीछे किया था, हम इनको आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो हम अपनी संविधान ने जो हमें ताकत वोट की दी है, हम उससे इनको मात देंगे। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। सत्र के दौरान आपने देखा 288 वोट पड़ते हैं वक्फ बोर्ड के जो बिल है उसके फेवर में, और आपने ये भी देखा 232 वोट विपक्ष में पड़े। लेकिन ये जो बिल पास हुआ इसका विरोध पूरे देश भर का मुसलमान कर रहा है, लेकिन इसकी चर्चा कहीं पर नहीं। पिछले जुमे को आपने देखा मुस्लिमों ने नमाज के दौरान काला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज किया था, और उसके जस्ट अगले जुमे में तमाम अलग अलग जगह पर जो मुस्लिम लीडर्स हैं या प्रवक्ता हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया। ऐसे में हम बात करने के लिए आए हुए हैं सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा जी के पास। इनको भी आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया राजधानी लखनऊ में। मैम, कभी भी आवाज़ बुलंद करने का प्रयास किया जाए, सबसे पहले हाउस अरेस्ट। आवाज़ बुलंद नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये सरकार की मनमानी है, तानाशाही है। और हमारा संविधान इस बात की इजाज़त देता है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ तो नहीं जा रहे ना हम, कि आपकी कोई भी इस तरीके का बिल हो, कोई भी आपकी नीति हो, सरकार की कोई योजना हो, अगर हम उस पर सवाल उठा सकते हैं और सवाल उठाते हैं। तो अगर हम संवैधानिक तरीके से अपना एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हमको जबरन आप पुलिस को बिठा के एक माहौल बना के हमको हाउस अरेस्ट करा देंगे। लेकिन ये करते आए, ये कोई पहली बार हाउस अरेस्ट नहीं हुए हैं। हम इससे पहले बहुत सारे मामले हुए हैं। और हाथरस की बेटी दलित बच्ची का जब मामला हुआ था उसके लिए मुझे हाउस अरेस्ट किया था इन्होंने, नुपुर शर्मा वाले में हाउस अरेस्ट किया था, फ़लस्तीन वाले में हाउस अरेस्ट किया था इन्होंने, लखीमपुर किसानों के मामले में मुझे 3 दिन हाउस अरेस्ट रखा था। ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इनके इस तरीके के जो ये प्रोपेगेंडा है इससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं, आंदोलनों से निकल कर के आए हैं, और आंदोलन हमें ये सिखाता है कि आप अपनी बात और हक की बात को कैसे रखें। तो हम वही कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। बहरहाल सरकार अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो ये तो होना ही था, ये सूरत तो होनी ही थी। मैम, आप लोगों से क्या डर है? आप लोग तो प्रवक्ता हैं पार्टी की। हाँ, नहीं सरकार को कौन सा डर है? इस सरकार तो डरपोक और निकम्मी सरकार है। सरकार को तो ये पता है कि ये जो लोगों को लड़वाने के लिए, हिंदू मुसलमान के बीच एक खाई बनाने के लिए जो तरह-तरह की योजनाएँ लेकर के आती है, उसके खिलाफ मुखर होके जो लोग भी बोलते हैं, ये उनके खिलाफ इस तरीके की बातें करते हैं। तो इनको डर इनको तो वाक़ई बहुत है, मुझे कोई डर नहीं है, इन्हें डर है। इन्हें ये डर है कि ऐसा ना हो सच्चाई सामने आ जाए, ऐसा ना हो कि सीएनआरसी की तरह एक बड़ी तादाद सड़क पे आ जाए और उसको वापस भेजना मुश्किल हो जाए। अगर कोरोना ना आया होता उस वक़्त में तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से वाइंड अप होता। लेकिन बहरहाल हम एक देश के समझदार और ज़िम्मेदार नागरिक का हमने फ़र्ज़ निभाया और उस वक़्त के हालात को देखते हुए अपने कदम पीछे हटाए थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जब चाहेंगे आप हाउस अरेस्ट कर देंगे, जब चाहेंगे आप हम पर मुकदमे लगा देंगे और हम सच बोलने से पीछे हट जाएँगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैम, एनडीए गठबंधन के बड़े नेता यही बोलते हैं कि मुसलमानों के फेवर में ये बिल लाया गया है। अभी तक के बिल पास होने से पहले तक के जो अमीर मुसलमान थे वही फ़ायदा उठा पाते थे वक्फ का, गरीब मुसलमानों तक कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँच पाता। देखिए, ये जो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, तब से चलन बढ़ गया है मॉब लिंचिंग का। मुझे बता दें किस बड़े आदमी की मॉब लिंचिंग हुई है? यही पसमानदा मुसलमानों की मॉब लिंचिंग्स होती है। इन्हीं के घरों में बुलडोज़र चलते हैं। ये किस मुद्दे पे ये बात कर रहे हैं? अगर पसमानदा मुसलमानों की इनको इतना ही फ़िक्र होती तो ये जिस तरीके से लोगों को
उत्पीड़न कर रहे हैं, जिस तरीके से ये कानून लेकर के आए वक़्फ़ का, क्या ये ऐसा अमेंडमेंट नहीं हो सकता था इसमें कि जितनी भी वक़्फ़ संपत्तियाँ हैं उनके किराए को रिवाइज़ किया जाएगा? उनका किराया जो आज भी 200-300 रुपए मिल रहा है, बड़ी-बड़ी सरकारी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं उसके ऊपर, उनका किराया 200-300 रुपए वक़्फ़ बोर्ड में आ रहा है, जिससे उनके एम्प्लॉयी को किराया वो भी नहीं मिल पाती, तनख्वाहें 8-8 महीने 9-9 महीने वो बिना उसके रहते हैं, बहुत से बच्चे की फ़ीस नहीं जमा कर पाते हैं। गुज़ारा भत्ता देने की बात हुई थी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, वो आज तक नहीं दिया जा सका, इसलिए क्योंकि वो कहते हैं मेरे पास तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। और पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि ये सरकारी इदारे बड़े-बड़े खड़े हुए हैं और उससे जो उनको मिलता है 200-300 रुपए, उससे वो गुज़ारा भत्ता नहीं दे सकते। आप कह रहे हैं 2 सदस्य महिलाएँ बढ़ा देंगे, उससे कौन-सी बात हो जाएगी? करोड़ों मुसलमान महिलाओं का कौन-सा उद्धार हो जाएगा? 2 सदस्य बन जाएँगे और सदस्य भी बनेंगे जो आप जिनको मलाई खिलाना चाहेंगे। सुमैया राणा को थोड़ी सदस्य बना देंगे। तो इसलिए ये सब कुछ एक मरीचिका है जो दूर से दिख कुछ रही है, जब आप इसके करीब जाएँगे तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा छल के सिवा। मैम, सत्ता पक्ष में गठबंधन में एक नेता हैं ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा से। उनका कहना है कि मुसलमान अगर वक्फ की ज़मीन अगर उनकी तो अपने कागज़ दिखा दें। उन्होंने साफ कहा है अपने एक इंटरव्यू के दौरान। देखिए, उनका थोड़ा दिमागी तवाज़ुन मुझे लगता है ठीक नहीं रहता है, और ये कागज़ दिखाने वाली जो रीत चलाई थी इन्होंने तब से, तब ये एनआरसी करने जा रहे थे और कह रहे थे कागज़ तो दिखाना पड़ेगा। क्या हुआ? बैकफुट पे जाना पड़ा। आज भी ये बात कर रहे हैं कागज़। मैं ये कहती हूँ ठीक है, लाइन अप होना चाहिए, पब्लिक डोमेन पे सारी चीज़ें खुल के आनी चाहिए, इनको जो है रजिस्टर होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, मैं इन सारी चीज़ों को मैं मानती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप इन सारी चीज़ों के बदले में आप किसी के घर के कागज़ और किसी के घर की चाबी अपने हाथ में रख लेंगे। जो जिसकी संपत्ति है उसके पास रहेगी। आप एक सरकार में हैं, आप उस पर अब आप देखिए 2017 से उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। शिया वक्फ बोर्ड का जो चेयरपर्सन है इस वक़्त में, वो किसका दुलारा है, लाडला है? सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जो होते हैं वो किसके दुलारे होते हैं? तो ये सब कुछ इनको भी मालूम है। इन्होंने वहाँ पे सख्ती नहीं की। इन्होंने एक और इनकी मजबूरी है। इनकी मजबूरी ये है कि इनके पास कुछ है ही नहीं ना ज़मीनी हकीकत दिखाने के लिए। कौन-सा विकास दिखाएँगे? कौन-सी नौकरियाँ दिखाएँगे? कौन-सा ऐसा काम दिखाएँगे जिसको ये यहाँ पर एक इन्होंने ग्लोबल मीट कराई थी, उसका क्या नतीजा निकला? खर्चा हुआ, शहर सजाया गया, उसमें पब्लिक का पैसा उड़ाया गया। टाटा फिश। जो कुछ हुआ है समाजवादी के टाइम पे हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल खड़ा है, किसकी वजह से खड़ा है? आज आप मेट्रो यूज़ कर रहे हैं, किसकी वजह से खड़ा किया है? स्टेडियम दिया समाजवादी पार्टी ने दिया। हमारे पास है ना, हम काम बोलता है कहते हैं, तो हम दिखा सकते हैं आपको। ये बताएँ इन्होंने क्या दिखाया? इन्होंने फीते का फीता काट दिया। जो काम हम करके गए थे, इन्होंने फीते का फीता काट दिया। एक एक्सप्रेसवे बनाया था, उसकी हालत भी देखने लायक है। वो भी हमारे ही काम को इन्होंने आगे बढ़ाया था, वो तो हम कर चुके थे। जितना इनके ज़िम्मे आया, तो नारियल से सड़क फूटी जा रही थी, नारियल नहीं फूट रहा था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात कर रही हूँ। हमारा एक्सप्रेसवे जो हमने ये वाला बनवाया था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टाइम में पूरा कंप्लीट हो गया था, जब वो मुख्यमंत्री थे, आज देख लिया, आज तक बोलता है। तो कुल मिला के चीज़ें इतनी ख़राब हैं, इनको देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। इन्होंने जब रमज़ान शुरू हुआ था, उससे पहले एक माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि होली है, लोग अपने घरों में नमाज़ पढ़ें। ये सब आहत करने वाली बातें हैं। आप चाहते हैं कि हम किसी को ऐसी बात कहें कि हमको उसका जवाब मिले और फिर हम एक पर्दा डाल दें हिंदू मुसलमान का। लेकिन देश के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने ख़ासकर बड़ी ज़िम्मेदारी और बड़ी सूझबूझ से काम लिया। हमारे गैर मुसलमान भाइयों ने भी। होली भी अच्छे से मन गई, अलविदा भी अच्छे से हो गई, और ईद पर तो क़यामत हो गई। ईद पर तो जिस वक़्त में भगवाधारी कपड़े पहने हुए, तिलक लगाए हुए हमारे भाइयों ने नमाज़ियों के ऊपर जब फूल बरसाए हैं, उस वक़्त इनके कलेजों पे साँप लौट गए हैं कि ये क्या हो गया? अब तो हिंदू सच में जाग गया। अभी तक तो हम भ्रमित कर रहे थे लोगों को। तो ये सारी खींच को मिटाने के लिए अब ये आनन-फानन गृह मंत्री जी खड़े होके उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं। देश का एक ऐसा गृह मंत्री हमें मिला है जिसको ये नहीं पता कि इंटर के बाद हाई स्कूल होता है कि हाई स्कूल के बाद इंटर होता है। जिसको गिनती तक नहीं आती वो ठीक से, वो अमेंडमेंट बिल तैयार करेगा। वो हमें बताएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है और इसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ़ लोगों की भावनाओं को भड़काना, और उसके बाद अब इनको पता है 27 आ रहा है, अब हम कैसे सत्ता में आएँगे? सारे हथकंडे तो पुराने हो गए। जितनी इनको चीज़ें थी वो सब मिल गई, सब हो गया। अब क्या करें? तो अब ले आए वक़्त पे। इनको पता है, अभी मैं आपसे ये कहूँ कि आपका घर आपका रहेगा, आप लोग सब उसमें रहेंगे, कोई कभी दिक्कत नहीं होगी, आपकी पुश्तें रहेंगी, लेकिन उसकी चाबी और उसके कागज़ मेरे पास रहेंगे। ये आप मानेंगे कभी? कोई नहीं मानेगा। तो यही काम इन्होंने किया है। तो कुल मिलाकर के, और जो ये मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये तो सिर्फ़ उस तरह है कि जब बच्चे को इंजेक्शन लगवाने ले जाओ तो कहते हैं नहीं, नहीं कुछ नहीं होगा, लगेगा चींटी काट रही है। ये बताया जाता है बच्चे को इंजेक्शन लगवाने से पहले, इसी तरह
कि बहका रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, पसमानदा मुसलमानों के हक़ की बात हो रही है। अरे पसमानदा मुसलमान आप छोड़ दीजिए, आपने 15 लाख नौकरियों की बात की, आपने दी। आप 15 लाख पैसों की बात की कि अकाउंट में आ जाएंगे, आए। आपने बात की कि 2 करोड़ नौकरियां निकलेंगी हर साल, मिली। किस तरीके की बातें कर रहे हैं? महिला सुरक्षा इनके में ध्वस्त है पूरी तरीके से। आप देख लीजिए कि बिजली का हाल, गाँवों में चले जाइए, वहाँ बुरा हाल मचा हुआ है। स्कूलों के हाल वहाँ बुरे हुए हैं। ये किस सेक्टर में ये कामयाब है? अच्छा मैम, एक सवाल है, क्या वाकई में मुसलमान इस बिल से नाराज़ है? हाँ, बिल्कुल नाराज़ है। वक़्फ़ का मतलब ये होता है कि आपने अपनी कोई चीज़, मुसलमानों में के हिसाब से कहें तो उन्होंने अल्लाह के लिए दान कर दी, और अब उस पर कोई धार्मिक चीज़ जो है, वक़्फ़ जो है वो 3 तरह का होता है बेसिकली, कि वक़्फ़ अलल ख़ैर, वक़्फ़ अलल औलाद, और एक होता है यूज़र के लिए कि तो वक़्फ़ अलल ख़ैर जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कब्रिस्तान वग़ैरह हैं, बहुत सी मस्जिदें हैं, उस पे किसी एक का कब्ज़ा नहीं होगा, कोई अपना कब्ज़ा नहीं जमाएगा। ये पब्लिक यानी मुसलमानों के इस्तेमाल की चीज़ है। वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, अगर मदरसा खुला है तो वहाँ तालीम हासिल करें, कब्रिस्तान है तो वहाँ पे वो दफ़न हो सकें। उसमें कोई ऐसा नहीं हो रहा था। कुछ चीज़ें थी गड़बड़, वो तमाम ऐसे बोर्ड्स हैं। कौन सा ऐसा बोर्ड है आप बता दीजिए जो 100% बिल्कुल ठीक चल रहा हो, जहाँ पे धन की उगाही ना हो रही हो, जहाँ पे भ्रष्टाचार ना हो रहा हो? कोई एक बता दीजिए। क्या जल संस्थान ऐसा है? क्या जल बोर्ड ऐसा है? मैं पूछना चाहती हूँ। लेकिन ठीक है, आप चीज़ों को सही करना चाहते तो सही तरीके से सही करते। इस तरीके से कम्युनिटी को चिढ़ा करके, उनको ये बता करके कि मैं ये तो, और उस पर से गृह मंत्री जी ने कहा कि मानना पड़ेगा। कोई दादागिरी है क्या? मानना कैसे पड़ेगा? देश के भी सर्वोच्च न्यायालय बाकी है। हमें इस देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हम संविधान पर और न्यायपालिका पर भरोसा करने वाले लोग हैं, और हमने बाबरी मस्जिद के वक़्त में ये दिखा दिया था कि देखिए हम लोग इस देश का कितना सम्मान करते हैं, और देश के जो बहुसंख्यक आबादी है उसकी भावनाओं का कितना सम्मान करते हैं। हमने खुले दिल से एक्सेप्ट किया। लेकिन आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के घड़ी-घड़ी आप हमको चिढ़ाते रहेंगे तो ये नहीं चल पाएगा। इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा। मैम, नीतीश नायडू को लेकर कहा गया कि देश का मुसलमान माफ़ नहीं करेगा। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? करना भी नहीं चाहिए। देखिए, आप अंगोछा ओढ़ के, टोपी लगा के, हाथ में तस्बीह लेके, रोज़ा इफ्तार की पार्टीज़ में आके बैठ के मुस्लिम वोट के लिए आप सिर्फ बैठ जाते हैं, और जब आपको प्रैक्टिकल मुसलमानों के लिए खड़ा होना होता है जहाँ पर, वहाँ पर आप बैक फुट पर चले जाते हैं। वहाँ पर आपको अपना मफाद दिखने लगता है, जो भी और उनकी मजबूरियाँ रहती हों। तो इस देश के मुसलमानों ने अब ये ठान लिया है कि ऐसे किसी भी बहरूपियों को के साथ नहीं जाना है। इन्होंने हमें जिस तरीके से सदन में पीछे किया था, हम इनको आने वाले समय में जब चुनाव होंगे तो हम अपनी संविधान ने जो हमें ताकत वोट की दी है, हम उससे इनको मात देंगे। आज तो हाउस अरेस्ट कर लिया गया, आगे की प्लानिंग क्या होगी आपकी? अब प्लानिंग तो इस तरह सार्वजनिक बताई नहीं जाती है, लेकिन हाँ, ये आप मान चलिए कि इन्होंने देश को एक बड़े आंदोलन में झोंक दिया है। क्या आंदोलन होगा? हाँ, 100% होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात को वाज़ेह किया है कि हमारा सबसे बड़ा बोर्ड है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के उस पर होता है, कि इसके ख़िलाफ़ हम लोग जो है वो ज़मीन पे उतर के भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट्स में भी जाएँगे, और तमाम तरह से जो भी एहतजाज हो सकेगा वो करेंगे। क्या सीए एनआरसी तर्ज पे जैसा हुआ था उसी तरीके? 100% वैसे ही, और बल्कि उससे ज़्यादा ताकतवर तरीके से होगा। तो सुमैया राणा जी को आप सुन रहे थे, साफ कह दिया है आखिरी में कि आंदोलन एक बड़ा होगा। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो आवाहन हुआ था उसी के तर्ज पर यह बात कही है। लेकिन बड़ी बात ये, वक्फ बिल पास हो चुका है, मुस्लिम समाज के बीच में कहीं ना कहीं विरोधाभास है इस बात को लेकर के, लेकिन जो बातें जो चल रही पब्लिक डोमेन में वो कुछ और ही हैं। आपके मन में क्या कुछ है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, और पूरी रिपोर्ट कैसी लगी ये भी लिखिए, और आपके अगर कोई सवाल हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखते ज़रूर रहिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।